यूपी से बिहार तक, बिहार से झारखंड तक और झारखंड से कर्नाटक तक संग्राम ही संग्राम है। कहीं विद्यार्थियों का आक्रोश है, कहीं शराब पर शोर और शोक है, कहीं अपराध का जोर है और कहीं सावरकर पर विवाद घनघोर है। कुल मिलाकर यूं समझे कि संग्राम ही संग्राम है। और इस संग्राम की शुरुआत प्रयागराज से। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के रास्ते बनाए जाते हैं, उसी विश्वविद्यालय के आंगन में गोली चल रही है, पत्थर चलाए जा रहे हैं, मारपीट हो रही है। मगर यह संग्राम मचा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रांगण युद्ध का मैदान बना हुआ। पत्थर चल रहे हैं, धक्का मुक्की, छीना झपटी है और कुछ लोग लहूलुहान। जिस आदमी का सिर फटा हुआ है और खून बह रहा है, उस आदमी का नाम है विवेकानंद पाठक। विवेकानंद पाठक विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस से जुड़े हैं। इनके साथ कुछ और छात्र हैं जो आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की ओर से सुरक्षा गार्ड की ओर गोली चला दी गई। गोली के चलते ही माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। अब सवाल है कि विश्वविद्यालय में गोली किसने चलाई और किसने हंगामे को हवा दी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। शिक्षा के मंदिर को क्या राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, जब जांच होगी और ये सामने आएगा कि आखिर इस तरह की हिमाकत वहां पर किसकी ओर से की गई है। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने कहा है, हमारे घरों के लोगों ने तो शहादत दी है, मगर इनके यहां का तो कुत्ता भी नहीं मरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से गुजरात चुनाव में रावण वाला बयान दिया गया था, पीएम के संदर्भ में खूब घमासान हुआ था और यकीनन इस बयान पर भी संग्राम मचना तय है। आगे बढ़ते हुए अब बात उस संग्राम की जो बिहार में मचा हुआ है। जब जहरीली शराब पीने से बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जब बिहार के इलाके मसान में बदल गए, जब पूरे राज्य में चीख पुकार मच गई, तब बिहार की सरकार को होश आया है। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने से तो इनकार कर दिया, मगर अब बिहार का प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है और जहरीला धंधा करने वालों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा, कर शराब पीने। सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। न थमी हैं दर्द भरी चीखें, न ही अपनों को खोने वालों की सिसकियां थमी हैं। न थमा है मौतों के बाद पुलिसिया कार्रवाई का ढिंढोरा और न ही सियासत का शोर थमा है।
क्योंकि बिहार में जहरीली शराब के काल के बाद सत्ता पक्ष वजहों की व्याख्या में लगा है, तो विपक्ष आंकड़ों के सवाल और मुआवजे की मांग पर अड़ा है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा छाया रहा। विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष के विरोध के शोर नजर आते रहे। नीतीश सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लग रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर 2016 की घटना याद दिलाई जा रही है। 2016 में जबकि गोपालगंज में 19 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जो शराबबंदी के बाद की पहली घटना थी, और स्वयं मुख्यमंत्री ने 14 परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया था, और रिपोर्ट भेजा है कि केवल 6 लोगों की मौत हुई 2016 में। तो झूठे आंकड़े परोसी से जनता को भरोसा नहीं है। और दूसरी ओर आप करें कि मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे मुआवजा? आंकड़ों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं पता नहीं 200, 250, 300 कितने उन्होंने आंकड़े दिए, जबकि हकीकत है पिछले साल भर में आप देखेंगे तो कम से कम 500 जगह तो मैं ही जा चुका हूँ जहाँ पे जहरीली शराब से हत्याएं हुई हैं। और मैं भाई इसको हत्या ही बोलूँगा, ये मौत नहीं। अगर आप किसी को जहर खिलाकर अगर आप मारते हैं तो ये हत्या की ही श्रेणी में आता है। उधर विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों के बीच नीतीश सरकार अब तेजी से एक्शन कर रही है। छपरा के दियारा इलाके में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। ड्राम को यहां मिट्टी से छुपाया गया है और उत्पाद विभाग की टीम ने इसका पता लगा लिया है। लगातार छापेमारी चल रही है और इस जगह पर पहुंची है उत्पाद विभाग की टीम, जहां पर देखिए यहाँ पर तो देखिए कच्चा माल को किस तरीके से तालाब में छुपाया गया है, पानी में छुपाया जाता है, और जमीन में भी किस तरीके से कच्चा माल को यहाँ पे देखिए छुपाया गया है। 3 ड्राम को यहाँ पर मिट्टी से भी ढक दिया गया है ताकि किसी को पता न चले। और यहाँ पे देखिए अब इस कच्चा माल को नष्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है और सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई रोजाना क्यों नहीं होती है। ड्रोन की मदद से अवैध शराब भट्टियां तलाशी जा रही हैं, शराब से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। छपरा के बलुआ दियारा में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्पाद विभाग की टीम के साथ, जहां पर एक लाइव ऑपरेशन चल रहा है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे की। देखिए यहां पर ड्रोन कैमरे की मदद से अब इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी और फिर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस इलाके में शराब तस्कर किस तरीके से एक्टिव हैं, कहां पर शराब की फैक्ट्रियां हैं, अवैध शराब की फैक्ट्रियां, और उनको ध्वस्त करने की यहां पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारा काम है पता करना और ध्वस्त करना, बर्बाद करना। 2-3 दिन 4 दिन एक हफ्ते के अंदर फिर वो एक्टिव हो जा रहे हैं। जहां हम लोग बराबर करते हैं, इसलिए जिस जगह पे बर्बाद करते हैं 1 हफ्ते के अंदर फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बीच बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि कैसे शराबबंदी वाले सूबे में जहरीली शराब के धंधे ने पैर पसारा, कैसे तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा। इनका इकबाल खत्म हो गया है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये मौत के सौदागर बन गए हैं, गरीबों की हत्यारा बन गए हैं और मुआवजा देने से भाग रहे हैं। जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की जान जाने के बाद विपक्षी नेता नीतीश कुमार की घेराबंदी तेज कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही मुआवजे की मांग से इनकार कर चुके हैं। उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। सरकार आंकड़े छुपाने वाले आरोपों को भी गलत बता रही है। बीजेपी नेताओं पर समाज में सनसनी फैलाने का आरोप लगा रही है। जो भी जिन व्यक्तियों के साथ जो ऐसा हुआ, जो घायलों जो उसमें बाकी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, ऐसे में आंकड़े छुपाने से उनके इलाज प्रभावित हो सकते हैं और आंकड़े छुपाने का सवाल नहीं। और इस मामले में ऐसे चीजें करके भाजपा नेता समाज में सनसनी फैलाना चाहते हैं, समाज के बीच में, और भ्रम की स्थिति कराना चाहते हैं। हालांकि ये बात साफ है कि जहरीली शराब से मौत के वार के बाद अब सरकार जागी है।
गंगा के किनारे शराब भट्टियों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन की ओर से पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बिहार के बाद बात अब झारखंड की करेंगे। आपको दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड अब तक याद होगा, किस तरह से श्रद्धा के टुकड़े करके उसे फेंका गया था। ऐसा ही हत्या का मामला झारखंड के साहिबगंज में सामने आया है, जहां एक शख्स ने महिला के टुकड़े टुकड़े करके उसे पॉलिथीन में पैक किया और उसके बाद फेंक दिया। इस हत्याकांड पर आज झारखंड की विधानसभा में जोरदार संग्राम मचा। अभी श्रद्धा हत्याकांड से सहमी बेटियों के दिलों का खौफ कम भी नहीं हुआ था कि झारखंड में उससे भी जघन्य वारदात सामने आ गई। साहिबगंज में रूबिका पहाड़ी की हत्या से सूबे की सियासत गर्मा गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बीजेपी विधायकों ने रूबिका की हत्या का मुद्दा उठाया। हत्याकांड की वजह हेमंत सरकार का तुष्टीकरण बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से टुकड़ों में काट कर और रूबिका पहाड़िया नाम की उस 22 वर्षीय युवती की हत्या की गई। इससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के हत्या करने वाले लोग जिस तरह से जघन्य हत्या का अंजाम दे रहे हैं, समुदाय विशेष के लोग जिस तरह से इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं महोदय, ये झारखंड के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं महोदय। झारखंड के साहिबगंज में एक आदिवासी महिला रूबिका पहाड़ी की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। मामला तब सामने आया जब साहिबगंज के बोरियो संथाल इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे पीड़िता के शरीर के 12 टुकड़े मिले। पुलिस ने रूबिका पहाड़ी के पति दिलदार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो पता चला कि रूबिका पहाड़ी दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी। दिलदार ने उसे प्यार में फंसाकर शादी की थी। जब रूबिका को इस बात की जानकारी हुई तो दिलदार ने उसे खत्म करने की साजिश तैयार की और हत्या करके उसकी लाश को कटर से टुकड़े कर दिए। अब रूबिका पहाड़ी की हत्या को बीजेपी ने लव जिहाद से जोड़ दिया है। झारखंड के अंदर जो रूबिका पहाड़ी की हत्या हुई, आदिम जनजाति की बेटी, 20-20 टुकड़े कर दिए गए, कटर से काटा गया। ये तो जानवरों ने खोज निकाला कि भाई कहाँ गए। ये गंभीर घटना है। यह पूरी तरह लव जिहाद का मामला है। जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसते हैं बॉर्डर पार करके, हमारे मजदूरों का हक मारते हैं और हमारे जो भैया बहन है ट्राइबल, उनके संपत्ति पर उनकी नजर है। साहिबगंज की घटना को बीजेपी ने आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे से भी जोड़ दिया है। इस तरह का घटना हिंदुस्तान में काफी हो रहा है, लेकिन अभी सरकार ने ये पहल करी जिससे घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। तत्पर उस पर एक्शन लिया गया, एक आदमी को पकड़ा भी गया और इसका पूरा छानबीन चल रहा है। दोषी कोई भी साहिबगंज हत्याकांड को बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया है। लव जिहाद का एंगल जोड़कर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। इधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संग्राम मचा है और उधर मध्य प्रदेश में मदरसों पर कोहराम मचा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए ऐसे मदरसों का पाठ्यक्रम कलेक्टर चेक करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब मदरसों वाली सियासत गर्मा गई है। योगी राज में अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी ये असरदार फॉर्मूला अपनाया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने का कानून बना तो शिवराज चौहान ने भी जबरन धर्मांतरण पर सख्त एक्शन का भरोसा दिलाया। यूपी के शहर शहर में मदरसों का सर्वे हुआ तो अब शिवराज सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच का फरमान सुनाया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ मदरसों के पाठ्यक्रम को आपत्तिजनक बताया है। पाठ्यक्रम की जांच का जिम्मा जिला अधिकारियों को थमाया है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित
शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने हाल ही में कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि वहां पढ़ाई जा रही कुछ सामग्रियां आपत्तिजनक है। इसके बाद गृह मंत्री ने बयान दिया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में विवादित विषयों की किताबें शामिल न हो। उधर गृह मंत्री का आदेश आते ही कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाया। मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच के साथ साथ शिशु मंदिर की भी जांच का मुद्दा उठाया। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। किसी मदरसे में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी लिटरेचर न था न है। रहा सवाल जांच कराने का, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था सब जगह चलो जांच कराने। मैं चलता हूँ 6-7 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं दिए, ग्रांट भी दे दो। साथ में संघ के द्वारा चलाया जा रहा शिशु मंदिर भी तो चेक कर लो, उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, वो भी देख लो। कांग्रेस इस फैसले को अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ रही है। गृह मंत्री के आदेश में ध्रुवीकरण वाली राजनीति देख रही है। केवल ध्रुवीकरण है, चुनाव की नाकामी के अंदर सामने जाना है, तो अब जाएं तो क्या करें, केवल यही मुद्दे बचे, बाकी कुछ बचा नहीं है। जी, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि जांच हो तो फिर सबकी। हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया है, जिसको लेकर खूब सियासी बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार के मंत्री इसे बच्चों की बेहतरी वाला कदम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। खास तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने ठोस कदम उठाए हैं। आज मदरसों में हमारा बच्चा दीन और इस्लाम की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेता है। हमारे मदरसों का बच्चा वो डिजिटल भी जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी मदरसे के नाम पर सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के बाद बात अब कर्नाटक की करेंगे। अगले साल दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक में विधानसभा के भीतर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगाई गई तो कांग्रेस ने संग्राम मचा दिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने सावरकर की तस्वीर लगाई है ताकि हंगामे के बीच इनकी जिम्मेदारियां छिप जाएं। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि विधानसभा में सावरकर की तस्वीर नहीं लगेगी तो क्या दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाई जाए। यह रिपोर्ट देखिए। सावरकर के मुद्दे पर कर्नाटक में सियासी संग्राम छिड़ा। विधानसभा में सावरकर की तस्वीर को लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ा। कांग्रेस के विधायक बेलगावी में विधानसभा में धरने पर बैठ गए। सरकार के फैसले का विरोध किया। सावरकर की तस्वीर के विरोध में नारेबाजी वाला शोर किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर सावरकर का पोर्ट्रेट विधानसभा के अंदर लगाया है ताकि विरोध हो और जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। कांग्रेस इसे कर्नाटक सरकार की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रही है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। सावरकर की तस्वीर का विरोध हुआ तो बीजेपी ने इस पर सख्त जवाब दिया। तस्वीर को लेकर कांग्रेस के विरोध को दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? हालांकि बीजेपी के इस पलटवार के बाद भी सावरकर पर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने को गलत बता रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन को हम गलत हिस्ट्री नहीं बोलना, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहा है। हम दूसरा आदमी को नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, मौलाना आजाद है, वो सभी हमारा हीरोज है। इस देश का फ्रीडम फाइटर्स कौन है बोले तो हम बोलना ये हमारा फ्रीडम फाइटर। इसका बारे में क्या कुछ गलत नहीं है, इसका बारे में डबल पर्सनालिटी नहीं है, ये बोलना हमारा जनरेशन को।
इस तरफ नहीं तो हम ये गलत हिस्ट्री को नहीं बोलते। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के बीच बेलगावी के सुवर्णा विधानसौधा में कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बेलगावी में धारा 144 लागू है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस का सावरकर प्रोटेस्ट हावी हो गया है। कर्नाटक में सावरकर की तस्वीर को लेकर नया सियासी विवाद छिड़ गया है। बेलगावी से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। तो कर्नाटक में हंगामा जारी है, लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि यहां पर भी जुबानी जंग अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है। अजय राय के बयान को लेकर अब राहुल गांधी पर सवाल पूछा है। अजय राय ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी स्मृति ईरानी को लेकर, तो अब स्मृति पूछ रही हैं कि राहुल जी, आपका अमेठी से लड़ना क्या पक्का समझूं? अजय राय के बयान को लेकर स्मृति ईरानी ये निशाना साध रही हैं। उन्होंने लिखा है, सुना है किसी प्रांतीय नेता से घोषणा करवाई है, दूसरी सीट पर भागेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं। और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके आखिर क्या बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये आरोप लगाती हुई और सीधा सवाल करती हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो गैर जरूरी है। इसी को लेकर अब स्मृति ईरानी राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछती हुई, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हरा दिया था।